नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए पूरे 2500 क्वेश्चन आपको 25 दिन में कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि पिछली बार 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का। उसमें जो साइंस के क्वेश्चन है वो सारा ही आपको करवा रहे हैं और आज इस क्लास का 10वां सेट है। आज आपके पूरे 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लास मैंने पहले ही करा दिया था। इससे बाहर कुछ भी नहीं है साथियों। ये क्लास अगर आप लगा लेते हो तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और करंट अफेयर्स का क्लास आपको रात में मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक अवयव क्या होता है। यानी पादप की जो कोशिका भित्ति होती है ना, देखिए पादप की जो कोशिका होती है उसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है साथियों सेल वॉल, जो कि किसकी बनी होती है पादपों में, तो सेल्यूलोज की। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सेल्यूलोज। याद रखेंगे सभी। अगला सवाल देखिएगा, अनुरणन क्या है। देखिए ध्वनि से संबंधित होता है अनुरणन काल, जो कि क्या है यही आपको बेसिकली बताना है। तो अनुरणन क्या होता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तनों के कारण ध्वनि निवर्ध होना। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अनुरणन क्या है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तनों के कारण ध्वनि निवर्ध होना। अगला है, मेरिस्टमेटिक उत्तक की कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है ये शिथिल रूप से पैक परिपक्व कोशिकाएं होती हैं जिनमें बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं, जो कि गलत लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है ये मृत कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोई केंद्रक या कोशिका द्रव्य नहीं होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। सी में लिखा है ये सघन कोशिका द्रव्य पतली भित्तियों प्रमुख केंद्रकों तथा बिना रसधानियों वाली सक्रिय कोशिकाएं होती है। बिल्कुल, देखिए जो मेरिस्टमेटिक उत्तक होती है ना, इसमें वैक्यूल यानी रसधानियां नहीं पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ये बड़ी रसधानियों और मोटी भित्तियों के साथ निष्क्रिय होती है, नहीं, इसमें तो रसधानी पाई ही नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यही सही है भाई। देखिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। तो याद रखना विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो सर्किट आरेख में जिगजैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। बताना है आपको, इनमें से कौन सा घटक है जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जिगजैग रेखा द्वारा इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये क्या होता है, प्रतिरोधक होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। रेखित पेशी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए, रेखित पेशी जो होती है रेखित मांसपेशी, ठीक है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ए में लिखा है इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है क्या, नहीं, हाँ यार ये तो सही है, इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है, ये सही है, आपको गलत चुनना है। ठीक है, ये सही है। अधिकांशतः अस्थिया से जुड़ी होती है और शारीरिक संचलन में सहायता करती है, बिल्कुल ये भी सही है। ये अंगों में उपस्थित होती है, बिल्कुल होती है। डी में लिखा है प्रत्येक रेखित पेशी तंतु में एकल केंद्रक नहीं होता है, जो कि गलत है, क्योंकि प्रत्येक रेखित पेशी तंतु में एकल नहीं बल्कि बहुकेंद्रक होते हैं, याद रखना। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बस बिंदु ए से बी तक 6 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है और बी से ए तक की ठीक है 30 मिनट में पहुंचती है। तो बस की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। अब देखो, एक बस है, ये बिंदु ए है, ठीक है, और ये बिंदु बी है, यहाँ से जाता है बिंदु बी तक, ठीक है, जो कि कितने किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और देखो ये फिर बिंदु बी से ए तक 30 मिनट में वापस आता है, यानी फिर से 6 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। और 12 किलोमीटर को हम अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा भाई, ठीक है, 12,000 मीटर हो जाएगा। दूरी की बात करें तो देखो, जाने में 20 मिनट और आने में 30 मिनट, टोटल टाइम जो है आपको लग रहा है 50 मिनट का। और 50 मिनट को हम देखो 50 में वहाँ 50 मिनट में ही है ना, तो 50 मिनट में है
तो देखिएगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा साथियों, और सॉल्व करने के लिए जो है ना क्या होता है फॉर्मूला, कुल दूरी एवरेज औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर कितना दे के रखा है 12,000 मीटर, और कुल दूरी बटा कुल समय कितना है तो 50 मिनट। 50 मिनट को भी सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा, तो 50 मिनट गुने ए, देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 50 मिनट में 60 सेकंड। तो इसको सॉल्व करिए ना आप, इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो खत्म और 5 छक 30, 30 को जब काटोगे 120 4 बार में चला जाएगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इजीली आराम से आपको मैंने समझा दिया कैसे इसको सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जंतुओं के लिए मैथुन क्रिया में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जंतुओं के लिए मैथुन क्रिया में भाग लेने के लिए क्या आवश्यक होता है, देखिए करेक्ट आएगा शारीरिक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा शारीरिक परिपक्वता भाई। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो सोडियम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब एक प्रकाश किरण एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरती है तो निर्गत किरण कैसी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरती है तो निर्गत किरण जो होती है वो आपतित किरण के समानांतर लेकिन पार्श्व की ओर विस्थापित हो जाएगी या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब एक प्रकाश की किरण एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरती है तो जो निर्गत किरण होगी ना, यानी जो निकलने वाली किरण होगी वह आपतित किरण के समांतर लेकिन पार्श्व की ओर विस्थापित हो जाएगी। अगला सवाल, एक विद्युत बल्ब 240 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है और 0.25 धारा खींचता है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति आप कैसे निकालते हैं साथियों, पावर बराबर क्या लिखते हैं साथियों। पावर का सूत्र आपको पता ही है, P बराबर होता है VI, ठीक है। तो पावर ही निकालना है, जहाँ V दे के रखा है 240 और I आपको दे के रखा है 0.25 एम्पियर। तो चलिए निकालते हैं। तो P बराबर V इंटू आई, यानी V आपको 240 दे के रखा है और I का मान है 25/100 हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम 1/4 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 25 चौका 100 और देखिए 4 छक 24, 60 वाट आपका आंसर आएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल नहीं वाट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए आयन क्या है साथियों, बताना है आपको। देखिए आयन क्या है, तो एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धन आयन या ऋणात्मक आवेश हो भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें से कौन सी गंध और स्वाद विकसित होती है, तो विकृति गंध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से उन पदार्थों का चयन कीजिए जिनके कणों के बीच पर्याप्त स्थान हो अथवा कण कसकर बंधे ना हो। तो देखिए इनमें से उन पदार्थों का चयन करना है, ठीक है, जिनके कणों के बीच पर्याप्त स्थान हो यानी रिक्त स्थान हो अथवा कण कसकर बंधे ना हो। आयरन और लवण दोनों नहीं, केवल शर्करा नहीं, केवल आयरन। देखिए शर्करा और लवण दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला, यदि किसी पृष्ठ पर लगने वाला प्रणोद नियत रहता है तो संपर्क क्षेत्रफल के साथ दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखना है आपको ये। देखो यदि किसी पृष्ठ पर लगने वाला प्रणोद यानी थ्रस्ट नियत रहता है तो संपर्क क्षेत्रफल के साथ दाब जो है ना वो क्षेत्रफल के, देखो क्षेत्रफल के घटने से दाब भी आपका घटेगा, क्षेत्रफल के साथ जो है आपका दाब भी घटेगा ना। हाँ देखिए करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर घटेगा नहीं यार, दाब बढ़ेगा। क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, क्षेत्रफल घटने पर जो है दाब जो है बढ़ता है। अगला सवाल है, स्नेल का अपवर्तन नियम क्या बताता है। सिंपल सा सवाल है। तो स्नेल का जो अपवर्तन का नियम है वो बताता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्न घनत्व और मृदुता की विशेषता रखती है भाई, बताइए इनमें से कौन सी धातु है जो निम्न घनत्व और मृदुता की विशेषता रखती है। तो पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए, क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा इसकी 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
पौधों में परागन बीज निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं। देखिए पौधों में जो परागन होते हैं बीज निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पराग स्थानांतरित करके निषेचन को संभव बनाकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक एथलीट 300 मीटर परिधि वाले वृत्तीय ट्रैक पर 50 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। यदि वह 2 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ता है तो तय की गई कुल दूरी क्या होगी भाई, जहां पाई बराबर आपको 3.14 लेना है। साथियों देखो इस मीटर में जो है ना, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि इसको जब मैं देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। अब देखो इस क्वेश्चन में परिधि दे के रखा है, ठीक है, 300 मीटर परिधि वाले वृत्तीय ट्रैक पर, तो यहाँ पर परिधि अगर 300 मीटर है और एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड इसको लग रहा है, तो टोटल अगर हम टाइम यहाँ पर निकालेंगे तो 2 मिनट और 30 सेकंड यानी 150 सेकंड होते हैं, 150 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो चक्करों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 150 सेकंड को 50 सेकंड से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। और 300 मीटर एक चक्कर तो 3 मीटर में 900 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर रेलवे ने 2826 दिया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है ना अच्छे से समझा दूंगा कल, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ना 900 मीटर होना चाहिए। देखो अगर 2826 इसका आंसर होगा ना, तो फिर ये जो परिधि है ना, ये परिधि नहीं होगा, यहाँ पर त्रिज्या होना चाहिए। 300 मीटर इसका त्रिज्या होना चाहिए, लेकिन परिधि दिया है, तो त्रिज्या अगर होता तो फिर आपका आंसर 2826 आएगा। और लेकिन अगर परिधि दिया है तो फिर इसका आंसर आपका 900 आएगा। तो मुझे लगता है टाइपिंग में अगर मिस्टेक हुआ है, तो टाइपिंग में अगर मिस्टेक हुआ है साथियों, तो यहाँ पर अगर त्रिज्या है ना, देखो परिधि के जगह पर, तो फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए इसको मैं आगे आपको बता दूंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। ये जो है एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। एनसीईआरटी में कुछ ही जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक ये है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, बिल्कुल सही है। ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है, नहीं, कोयला और पेट्रोलियम नवीकरणीय नहीं अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये प्रदूषण का कारण नहीं बनते, ये भी गलत है, क्योंकि ये प्रदूषण का कारण बनते हैं भाई। इनका निष्कर्ष सस्ता होता है, नहीं, काफ़ी महंगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल यही आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई में मूल मात्रक नहीं है। देखो मूल मात्रक सेकंड भी है, किलोग्राम भी है, मीटर भी है, जूल मूल मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए लिखा हुआ है नम हवा के संपर्क में आने पर लोहा लाल भूरे रंग के पदार्थ में ढक जाता है, बिल्कुल सही बात है। और कारण लिखा हुआ है लोहे की नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण जंग बनता है, ये भी सही है, यानी दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है साथियों। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखना। अगला है यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारित संक्रमणों जैसे कि एसटीआई के संचरणों को कैसे कम किया जा सकता है। हर यौन क्रिया से पहले एंटीबायोटिक लेने से नहीं, सभी व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क से बचकर नहीं, केवल दिन के समय ही यौन क्रियाकलापों में संलग्न होकर नहीं, संभोग के दौरान कंडोम जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किस परमाणु आयन का n मान 3 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो n है इसका मान 3 होता है, PO4 और ये 3 होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से है ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है भाई, प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दर्पण सूत्र का प्रयोग करके। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v या 1/u माइने प्लस 1/v, ठीक है। तो यहाँ पर f आपको दिया हुआ है, कौन सा दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो f का मान -20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी u का मान भी दे के रखा है, और u का मान हमेशा नेगेटिव में होता है, जो कि कितना दिया हुआ है
तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये -30 होगा, -30 सेंटीमीटर। बेसिकली आपको देखिए दर्पण सूत्र का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान निकालना है। तो चलिए 1/f यानी 1/-20, ठीक है, या फिर -1/20 हम लिख सकते हैं, बराबर 1/v प्लस क्या होता है 1/u। तो 1/u को जो है हम क्या लिख सकते हैं 1/-30, क्योंकि इसका मान तो माइनस में है। तो इसको सॉल्व करिए आप, तो 1/v देखो बराबर 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा -1/20, 1/20 प्लस 1/30। तो इसको सॉल्व करिए ना आप, सॉल्व करोगे तो -3 होगा 1 प्लस 2/30 दूनी 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका मान -1/60 आएगा, जिसको हम कह सकते हैं -60 सेंटीमीटर। तो -60 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है, यदि एक पुस्तक, देखो यदि एक पुस्तक मेज पर रखी है और हिल नहीं रही है तो कौन से बल संतुलित है। भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि एक पुस्तक मेज पर रखी है और हिल नहीं रही है तो कौन से बल संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक का भार और मेज द्वारा सामान्य प्रतिक्रिया। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक दोनों दिशाओं में पदार्थों के संचलन को होने देते हैं। तो जाइलम नहीं, फ्लोएम। फ्लोएम को पोषवाह भी कहा जाता है, याद रखना, पोषवाह, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मनुष्यों में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है। तो पिता से X या Y गुणसूत्र की वंशागति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में लिखा है, कथन ए में निलंबन एक समांगी मिश्रण है गलत यार, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये गलत लिखा हुआ है। कथन 2 में लिखा है निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बिल्कुल देख सकते हैं, सही है ये। 3 में लिखा है निलंबन को कुछ समय छोड़ देने पर विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं, यानी 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, कथन 2 और 3 सही है। अगला, 3 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला जिसमें कोई द्विआबंध नहीं है तथा पहले कार्बन पर OH क्रियात्मक समूह है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसको प्रोपेनॉल कहा जाता है, प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए द्रव कम संपीड़िय होते हैं, क्यों बताइए। द्रव जो होते हैं कम संपीड़िय होते हैं, क्यों। क्योंकि देखिए कणों में मध्यम अंतराल होता है, भाई द्रव में मध्यम अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का विशिष्ट भौतिक गुण है। यह आघात वर्धनीय और ध्वनिक होते हैं क्या, नहीं। वे गर्मी और बिजली के सुचालक होते हैं, नहीं। वे धातुओं की तरह तन्य और चमकदार होते हैं, नहीं। डी में लिखा है वे भंगुर होते हैं और बिजली के खराब सुचालक होते हैं, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल स्थायी उत्तक का उदाहरण है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है। तो एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो ऑप्शन में आपको कुछ दे रखा है क्या, हाँ फ्लोएम दे के रखा है ना, तो यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मिट्टी में फेंके जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहेगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। आम का बीज तो हो जाएगा, रोटी के टुकड़े, सेब का छिलका, लेकिन टूटे हुए कांच के टुकड़े अधिक लंबे समय तक बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। किसी वस्तु की तेजी से आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहा जाता है। तो कंपन कहा जाता है, वाइब्रेशन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली नहीं है। मैकेरल, पॉम्फ्रेट और भेटकी, ये तीनों समुद्री मछली है, लेकिन रोहू जो है ना ये ताजे जल की मछली है भाई। अगला है पिता, यदि पिता के लिंग गुणसूत्र XY और माता के XX है तो पुत्र होने की संभावना कितनी होगी। तो 50%। 50% करेक्ट आंसर होगा, 100% नहीं, 50%। अगला सवाल देखिए, एक तार, क्योंकि देखो पिता का गुणसूत्र XY दे के रखा है, माता का XX, तो हो सके कि ये जो है ना पिता से X गुणसूत्र भी प्राप्त कर ले और माता से X गुणसूत्र, तो XX में आपका लड़का हो सकता है। और अगर पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त करे और माता से X गुणसूत्र, तो ये XY, तब ये लड़का होगा। यानी 50% चांस है कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक तार का प्रतिरोध 12 ओम, उसी पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई 1/3 तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 एम्पियर है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ये भी सिंपल सा सवाल है, 2 ओम इसका आंसर होगा। देखिए R जो है ना साथियों, ये समानुपाती है L/A के, ठीक है। तो पहले तार का प्रतिरोध R1 बराबर 12 ओम यहाँ पर दे के रखा है।
दूसरे तार की लंबाई L2 बराबर L1/3 दे के रखा है, L1/3 हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरे तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A2 बराबर जो है आपका 2A1 दे के रखा है। देखिए इसको निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। देखो यहाँ पर R2/R1 अगर हम निकालते हैं तो साथियों L2/L1 यानी 1/3 होगा, ठीक है, गुने A1/A2 यानी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर R2/R1 है ना, तो R2/R1 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो देखो R2/12, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 1/6 और 6 को हम काटेंगे 12 को अगर, तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 ओम इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ जिसमें अनेक कोशिकांग होते हैं इसको क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। शुक्राणुओं का परिवहन आसान बनाने और पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी ग्रंथियां अपना स्राव मिलाती हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय। ऑप्शन नंबर ए। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया शामिल होता है, तो देखो कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट विथ 2H2O, यानी जिप्सम को जब गर्म किया जाता है ना साथियों, तो यहाँ से हमें देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला सवाल है, एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है F/D cos थीटा, यही होता है ना, यानी बल, विस्थापन तथा दोनों के बीच के कोण पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुनिए। कथन ए में लिखा है दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल दोनों पर लागू होता है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में लिखा है दर्पण सूत्र की वैधता वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। 47 में लिखा, देखो 2 में लिखा हुआ है कि दर्पण सूत्र की जो वैधता है ये वस्तु के आकार पर निर्भर करती है भाई, जो कि बिल्कुल जो है ना, देखो 47 का कथन नंबर 2 जो है, यहाँ पर डाउट वाली कोई बात ही नहीं है। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि दर्पण सूत्र की वैधता वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ये वस्तु के आकार पर निर्भर करती है क्या, नहीं यार, आकार पर निर्भर नहीं करती है, बी और यू पर केवल निर्भर करता है। तो कथन केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखो अब सिंपल सा सवाल है, 12 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में दिए हुए हैं। तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, यानी आर इक्विवेलेंट का मान आपका निकालना है 1/12 + 1/6 + 1/4, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 2 ओम आपका मान आएगा। देखो समांतर प्रतिरोध में क्या होता है, समांतर प्रतिरोध में यही होता है कि जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है, जो इसका समतुल्य प्रतिरोध होता है, वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, लेकिन यहाँ पर 3 कम दिया था, लेकिन इसका आंसर आपका 2 ओम आएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे देखो, सूचकों के संबंध में, देखिए सूचकों के संबंध में कौन से कथन सही है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है क्या, बिल्कुल है। बी में लिखा है फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में रंगहीन तथा अम्लीय माध्यम में गुलाबी होती है क्या, नहीं यार, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है, उल्टा लिखा हुआ था, तो बी गलत है। सी भी सही है कि लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है, बिल्कुल, यानी ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, एक गेंद को 12 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाता है, 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, जहां पर जी का मान आपको लेना है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। साथियों ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, गति का पहला समीकरण लगाकर भी आप निकाल सकते हैं। भी का मान ही तो निकालना है, भी बराबर u + at होता है, ठीक है। ए की जगह पर आप इसका मान लोगे 9.8। अब देखो u का मान तो प्रारंभिक वेग दे के रखा है ना, u का मान 12, ए का मान भी आपको दे के रखा है। ए का मान कितना दे के रखा है, ए का मान दे के रखा है आपको 9.8 + 9.8, यानी माइनस में लेना है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, और जी का मान हमेशा माइनस में ही लेना है आपको, और इंटू टी टाइम आपको 1 सेकंड दे के रखा है। तो ओवरऑल 2.2 मीटर इसका आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 2.2 मीटर प्रति सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत बल्ब का
फिलामेंट टंगस्टन से क्यों बना होता है? बताइए, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन से बना होता है, क्यों? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है तथा यह उच्च तापमान सहन कर सकता है। भाई, छोटी आंत में दीर्घ रोम यानी विलाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए फास्ट करते हैं थोड़ा सा। ए में लिखा है अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। रुधिर वाहिकाएं क्या इसमें होती है? हाँ होती है। उत्सर्जन में सहायता करती है? नहीं। डी में लिखा पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, बिल्कुल सही है। यानी ए, बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सी गलत लिखा है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। सिंपल सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है उत्तल लेंस के f और 2f के बीच रखी हुई वस्तु किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाती है, या प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए, जब उत्तल लेंस में f वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाता है ना, तो भाई प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2f से परे वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तभी मैंने बताया था ना, अधातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में भंगुर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस सरल स्थायी उत्तक में कोशिका भित्तियां लिग्निफाइड होती है? तो याद रखना स्क्लेरन कायमा में, दृढ़ोतक स्क्लेरन कायमा याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो रक्तचाप, लार स्राव और वमन यानी उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में अक्रिय होता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहेगा, यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, जैसे कि डिस्पोजल प्लास्टिक कप? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत चाल की प्रकृति का वर्णन करता है? तो औसत चाल की जो प्रकृति होगी यह एक अदिश राशि होगी और इसका केवल परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है निषेचन के लिए परागकण को पुष्प के किस भाग तक पहुंचना चाहिए? तो वर्तिकाग्र तक। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन एक परमाणु में प्रोटॉन का सही वर्णन करता है? वे ऋणावेशित कण होता है? नहीं। वे परमाणु के नाभिक में स्थित होता है? बिल्कुल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो अलैंगिक जनन को निरूपित नहीं करता है? द्विखंडन करता है, पुनर्जनन भी करता है, खंडन भी करता है, लेकिन नर और मादा दोनों जनन भागों का शामिल होना ये जो है अलैंगिक नहीं लैंगिक जनन में होता है। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। धारा के प्रवाह के कारण, ठीक है, धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? तो धारा की दिशा में। प्रतिरोध, धारा की मात्रा, धारा प्रवाह की अवधि पर निर्भर करता है, लेकिन धारा की दिशा पर नहीं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर उसका एक समान त्वरण जो कि -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो विराम से पहले तय की गई दूरी कितनी होगी? साथियों, निकालिए गति का समीकरण लगाइए। इसमें v² = u² + 2s उससे निकल जाएगा। देखो, प्रारंभिक वेग जो है u का मान आपको दे के रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 180 × 5/18 हम करेंगे, तो 18 10 बार में, तो इधर 50 मीटर प्रति सेकंड आपका प्रारंभिक चाल निकल के आ जाएगा। और अंतिम वेग v बराबर आपको 0 लेना है यहाँ पर, ठीक है। और त्वरण का मान आपको दे कर रखा है -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो v² बराबर क्या होता है? देखो, v² बराबर होता है u² + 2as। ये गति के समीकरण का सूत्र है। तो v² यानी 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, बराबर u² यानी 50 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2500 आएगा। 50 का स्क्वायर + 2as + 2 a का मान कितना दे के रखा है? a का मान है साथियों -1, ठीक है, -1 और s। तो ओवरऑल इसको आप सॉल्व करोगे तो s बराबर क्या हो जाएगा? 2s। यहाँ पर देखो 2s बराबर 2500 और s बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो 2500/2 यानी 1250। तो 1250 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही लिखा हुआ है, यही आपको बताना है। देखो, कार्य विस्थापन के बिना किया जा सकता है। यार, जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? गलत। कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों आवश्यक है, बिल्कुल।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। आगे देखो, जीवाणु और प्रोटोजोआ में द्विखंडन के दौरान किसके होने की संभावना सबसे कम होती है? तो जीवाणु और प्रोटोजोआ में द्विखंडन के दौरान किसके होने की संभावना सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन होने की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो देखो मिट्टी, साफ साफ लिखा हुआ है, मिट्टी आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। बाकी शर्करा का विलयन समांगी, वायु भी समांगी, सिलिका भी समांगी। अगला है, एनोडीकरण सामान्यतः किस धातु पर किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। एनोडीकरण सामान्यतः किस धातु पर किया जाता है? तो एल्युमिनियम पर। याद रखना, डायरेक्ट सवाल आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो डिवाइस को उसके मुख्य उपयोग से सही सुमेलित करता है? हॉर्न रक्तदाब मापना है क्या? नहीं। स्टेथोस्कोप ध्वनि को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाता है क्या? नहीं। हॉर्न संगीतमय ध्वनि को बढ़ाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, हॉर्न जो है संगीतमय ध्वनि को बढ़ाता है। सी आपका सही है भाई। आगे देखिए, कौन सा क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं? जल को उसके क्वथनांक तक गर्म करना, नहीं बर्फ का पहनना। जल में चीनी, देखो जल में चीनी का नीचे जमना नहीं। कमरे में इत्र की खुशबू का फैलना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन 72 लिखा हुआ है, ए जो है इसमें 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तथा बी जो है इसमें 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन वाले तत्वों की पहचान करिए। तो ए 20 प्रोटॉन यानी जिसकी परमाणु संख्या 20 होगी। इनमें से परमाणु संख्या 20 किसकी है? कैल्शियम की है। तो या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो सी होगा, ये तो दोनों हो ही नहीं सकता है। अब देखो बी में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है साथियों, बी में लिखा हुआ है कि 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन वाले तत्व। तो देखिए 19 प्रोटॉन यानी जिसकी परमाणु संख्या 19 होगी और 19 परमाणु संख्या किसकी होती है? पोटासियम की। तो मैग्नीशियम तो नहीं होगा, पोटासियम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए, यदि 600 न्यूटन भार वाला व्यक्ति 0.05 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर खड़ा है तो रेत पर लगाया गया दाब कितना होगा? कल मैंने आपको बताया था दाब आप कैसे निकालोगे। दाब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P = F/A, जहाँ पर F आपको कितना दे के रखा है भाई? तो 600 न्यूटन दे के रखा है। तो 600 बटा A, एरिया कितना दे के रखा है? 0.05। तो 0 हम हटा देंगे और ऊपर 2 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसको काटिए ना, काटो। इसको जब काटोगे आप तो 5 दूनी 10, 20। तो 600 को 20 से गुना करेंगे तो आपका 12,000 पास्कल आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, साबुन अणु का जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक सिरा कैसा होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। साबुन अणु का जो जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक सिरा होता है वो भाई कैसा होता है? ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी, आयनिक और जल के साथ ये परस्पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, एक वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है, दूरी समय ग्राफ पर ढलान क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा साथियों, दूरी माइनस समय यानी डिस्टेंस माइनस टाइम, ग्राफ की ढलना, ठीक है। दूरी समय ग्राफ ना, दूरी समय ग्राफ। देखो दूरी समय ग्राफ की ढलान जो होती है ना, स्लोप, ये दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, ठीक है। दूरी बटा समय जो कि ढलान होता है। तो दूरी आपको कितना दे के रखा है? दूरी आपको जो है ना, देखो एक वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है, हाँ। तो ढलान बराबर दूरी 10 मीटर और कितने सेकंड में चल रही है? तो 2 सेकंड में चल रही है। तो ओवरऑल इसका आंसर जो है 5 मीटर प्रति सेकंड आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, अगला सवाल है, कौन सी गैस है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनाती है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है, यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है। नहीं, यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, पादपों में बृहत पोषकों की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है कि पादपों को उचित वृद्धि और विकास के लिए अधिक मात्रा में बृहत पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला है, कार्बन कई यौगिकों का निर्माण करता है, इसका कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए वो केटेनेशन और चतुसंयोजकता यानी श्रृंखलन और चतुसंयोजकता भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी यौगिक का अणु नहीं है? तो ओजोन। ओजोन यौगिक थोड़ी है
बाकी ये सभी जो है यौगिक है आपका, देख सकते हैं आप, साफ साफ दिख रहा है। देखिए कुक्कुट पालन में बोने ब्रॉयलर जनक विकसित करने का क्या लाभ होता है? तो इसमें चारे की खपत कम करने और मांस उत्पादन में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। यौगिक सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3। सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे के रखा है 1600 हर्ट्ज। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है, देखो तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर, तो तरंग की चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है भाई? देखो चाल आपको निकालना है बेसिकली, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए तरंग की चाल आप कैसे निकालते हैं साथियों? भी बराबर क्या होता है? तो भाई भी बराबर होता है साथियों एफ इंटू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो आवृत्ति कितनी दे के रखी है आपको? 1600 हर्ट्ज, और तरंग दैर्घ्य कितना है? 0.2। तो 0.2 तो 2 और दशमलव को हटाकर हम नीचे 0 दे देते हैं। तो इसको काटिए, 1 0 से 1 0, और 160 दूनी 320 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विभुत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ए में लिखा है रिक्तिकाओं की उपस्थिति। रिक्तिकाओं की उपस्थिति, यार नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रिक्तिका यानी वैक्यूल नहीं होता है। पतली भित्ति होती है क्या? बिल्कुल होती है, ये तो सही है भाई। सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती है, बिल्कुल विभाजित होती है। रिक्तिकाओं का अभाव होता है क्या? हाँ अभाव होता है। ए में लिखा होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? कथन ए में निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर एक भ्रूण बनाता है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी में लिखा है बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन ए और बी सही है भाई। आगे देखिए, किसी वस्तु पर असंतुलित बलों के कार्य करने की स्थिति में उसका त्वरण किस दिशा में होता है? तो वस्तु पर कार्यरत निवल बल यानी परिणामी बल की दिशा में। अगला सवाल है, सरल स्थायी उत्तक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सरल स्थायी उत्तक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए में लिखा है भोजन भंडारण सरल स्थायी उत्तक में होता है, ये बिल्कुल आपका सही बात है। बी में लिखा है सरल स्थायी उत्तक सामान्यतः जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ये भी सही है। दृढ़तक यानी स्क्लेरेन्काइमा सबसे उभयनिष्ठ सरल स्थायी उत्तक है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। स्क्लेरेन्काइमा सबसे उभयनिष्ठ सरल स्थायी उत्तक है क्या? नहीं। डी में लिखा है यह बाह्य त्वचा के नीचे कुछ परतें बनाते हैं, हाँ ये भी सही है। गलत आपका ऑप्शन नंबर सी में दे के रखा है, यही आपका करेक्ट होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह व्यापक दृश्य क्षेत्र बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका रेलवे ने भी आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन समूह से संबंधित है? देखो C3H4, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक लंबे सीधे तार में धारा I प्रभावित हो रही है तथा चालक से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि सीधे धारावाही तार से दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एस्टरों का निर्माण किसकी अभिक्रिया द्वारा होता है? तो देखो अम्लीय माध्यम में अल्कोहल और जल की अभिक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। किस प्रकार के गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर और वक्राकार होता है तथा इसका वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है? तो भाई उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। एक पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो 2 सेकंड बाद इसका अंतिम वेग क्या होगा? तो v बराबर निकालिए ना आप u + at। u का मान कितना दे के रखा है? प्रारंभिक वेग u का मान कितना दे के रखा है? u का मान आपको 5 दे के रखा है प्लस at। a का मान आप यहाँ 10 लीजिए, at 10 और टाइम आपको दो दे के रखा है ना, तो सॉल्व करिए ना कितना होता है। तो सॉल्व करिए, यहाँ पर कितना आएगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए 10 दूनी 20 और इधर +5, तो v बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यदि एक लड़की A को रस्सी
पर चढ़ने में 20 सेकंड और लड़की बी को 50 सेकंड लगते हैं और दोनों मिलकर 3200 जूल कार्य करती है, तो उनके प्रदर्शन में अंतर किस भौतिक संकल्पना द्वारा अभिलक्षित किया जाता है? तो शक्ति के आधार पर, पावर के आधार पर भी करेक्ट होगा। रुधिर को संयोजी उत्तक कहा जाता है, क्यों? देखिए ऑप्शन नंबर सी, यह पूरे शरीर में पदार्थों को जोड़ता है और परिवहन करता है। अगला सवाल देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय तक धूप में रखने पर उसका रंग बदल जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश रासायनिक द्वारा अपघटन भाई। अगला, पीतल एक किसका उदाहरण है? तो पीतल याद रखना एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी स्वस्थ है, तो उसके व्यक्तिगत व्यवहारों में कौन सा इसका वर्णन कर सकता है कि एकाधिक यानी एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी रखना। अगला सवाल देखिएगा 100 है, हाइड्रा में मुकुलन किसके द्वारा होता है? तो उभार के रूप में वृद्धि करता है ये, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 75 से 100 नंबर क्वेश्चन जो थे लास्ट के, ये बड़े हार्ड थे। ये 17 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के सवाल थे जो कि काफ़ी टफ शिफ्ट था आपका, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। रात में करेंट अफेयर्स का क्लास आपको मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।